नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की जैव विविधता एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उसके बारे में पढ़ा कि मुख्यतः रूप से जैव विविधता किस प्रकार की है राजस्थान की, और उस वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए गए हैं इनके बारे में अपन ने पढ़ा। उसी टॉपिक को आज अपन आगे बढ़ाते हुए अगला करेंगे। कुछ राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और मुख्यतः रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान था उसके बारे में अपन ने क्लियर किया था। अब उसके बाद में देखें तो मुख्यतः राजस्थान में 3 प्रमुख क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उन तीनों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अपन पढ़ेंगे और एक राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर है वो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या अब उसी को बोला जाता है गाना पक्षी विहार, वो कहाँ पर है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक किसके बारे में है? आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की जैव विविधता या वन्य जीव संरक्षण संसाधन। वन्य जीव संरक्षण संसाधन। देखिए, एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपन ने पढ़ा था। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यतः रूप से देखें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है गाना पक्षी विहार। क्या बोला जाता है? गाना पक्षी विहार बोला जाता है। ठीक आया क्या समझ में? अब देखते हैं ये मुख्य रूप से इसकी सबसे पहले की स्थिति कहां पर है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये राजस्थान के मुख्य रूप से देखें तो राजस्थान में ये स्थित है कहां पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है कहां पर? भरतपुर में। कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, अन्य विशेषताओं में देखें तो इसको कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो देखो इसे 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 27 अगस्त 1981 को इसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। मुख्यतः रूप से देखें तो एक नाम सुना होगा आपने सलीम अली का। सुना है क्या? डॉक्टर सलीम अली। और उसी डॉक्टर सलीम अली को नेतृत्व में या प्रयासों में 1985 में इसे क्या किया गया? यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक सूची में भी शामिल किया गया। किसकी प्रयासों से? तो डॉक्टर सलीम अली। तो अपन लिख सकते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, सलीम अली के प्रयासों से 1985 में इसे 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया। इसको की विश्व प्राकृतिक सूची में धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया। आया क्या समझ में? किया गया। ठीक है, तो देखो मुख्यतः रूप से देखें तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया कब? 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। लेकिन यदि आपको पूछा जाए यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया कब है? 1985 में। कब शामिल किया गया? 1985 में। ठीक है, अब यही पूछा जाए यदि डॉक्टर सलीम अली के बारे में कि डॉक्टर सलीम अली कौन है, तो देखो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है? ये है ब्रडमैन ऑफ इंडिया। ब्रडमैन ऑफ इंडिया क्या नाम से जाना जाता है? ब्रडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन? डॉक्टर सलीम अली। और इसी डॉक्टर सलीम अली का जन्म है कब? 12 नवंबर को। कब है? 12 नवंबर को। और इसीलिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय
पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यही पूछा जाए यदि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है कहाँ पर? कोयम्बटूर में। कहाँ है साथियों? कोयम्बटूर है। कहाँ? कोयम्बटूर। तो आप सबको पता है कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आया क्या समझ में यहाँ तक सबके? देखो वापस एक बार, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से 1985 में इसे क्या दिया गया? इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। किसको? केवलादेवी या गाना पक्षी विहार को। ठीक है। इसके बाद में ये डॉक्टर सलीम अली के बारे में यदि अपन जाने तो 12 नवंबर को इनका जन्म है और इसी 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में क्या है? मनाया जाता है। और यही पूछा जाए यदि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो केंद्र कहाँ है साथियों? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर सबको आपको पता है कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। आया क्या यहाँ तक समझ में? अब देखो इसके बारे में थोड़ा बहुत और कुछ तो देखिए। इसके बाद में है 1981 में इसे रामसर साइट में घोषित कर दिया गया। 1981 में इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया। किसे? केवलादेवी जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है या अपन बोले तो गाना पक्षी विहार है, उसे 1981 में क्या कर दिया गया? रामसर साइड में या रामसर स्थल में जो आर्द्र भूमि स्थल होता है उसमें क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। यदि इसका क्षेत्रफल देखें अपन केवलादेवी का तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है कितना? इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर, जिसके अनुसार ये क्या है? ये है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में और उनमें से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? गाना पक्षी विहार है। कौन सा है? गाना पक्षी विहार है। क्या समझ में यहाँ तक? और इसे ही कहा जाता है, इसका यदि उपनाम पूछा जाए तो इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कहा जाता है। यह मुख्यतः अपन जो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी, यदि अपन देखें प्रमुख पक्षी यहाँ पर कौन सा है? प्रमुख पक्षी जो मुख्यतः रूप से इसमें रहता है तो जिसका नाम है साइबेरियन सारस। क्या नाम है? साइबेरियन सारस, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या? क्रेन। यह प्रमुख पक्षी है जो मुख्य रूप से यहाँ रहता है। ठीक है, प्रमुख पक्षी में अन्य और भी कुछ ऐसे हैं जो जीव जो या अपन बोले तो पक्षी जो अन्य यहीं इस केवलादेव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पक्षी यहाँ को क्या है? निवास स्थल है, इसलिए अपन बोल सकते हैं इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। और इन्हीं पक्षियों में से सर्वाधिक जो पॉपुलर या अपन देखें महत्वपूर्ण पक्षी जो प्रमुख है वो कौन सा है? तो वो है साइबेरियन सारस, जो मुख्य रूप से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अन्य यदि देखें अपन अन्य और कौन कौन से इसके अलावा, तो देखिए अन्य पक्षी में और कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो मुख्य रूप से यहां पाए जाते हैं? तो एक तो है रोजर पिस्टल नामक पक्षी। ठीक है, एक है बार हेडेड ग्विज पक्षी। ठीक है, एक है स्टेपी। क्या नाम है साथियों? स्टेपी ईगल नाम से। ठीक है, एक है व्हाइट ईगल। इसके अलावा है साथियों स्पैरो हॉक।
स्पैरो हो, और एक है कुटस। ये प्रमुख पक्षी है जो यहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, केवलादेव में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया प्रमुख। यहीं पर इस केवलादेव में एक पाइथन पॉइंट नाम से स्थल है, पाइथन पॉइंट। वहां पर का प्रमुख क्या है वहां पर पाइथन पॉइंट में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाइथन पॉइंट पर पाइथन जो अजगर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और वो पाइथन पॉइंट यदि आपको पूछा जाए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर पाइथन देखने के लिए, पाइथन या अपन बोल सकते हैं किस बारे में, अजगर, पाइथन जिसे बोलते हैं क्या, अजगर को। ठीक है, पाइथन को देखने के लिए यहां पाइथन पॉइंट बनाया गया है। पाइथन पॉइंट बनाए गए हैं, पाइथन पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, किसके लिए, पाइथन को देखने के लिए, मतलब मुख्य रूप से अजगर को देखने के लिए यहां पर क्या बनाए गए हैं, पाइथन पॉइंट बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, पाइथन पॉइंट बनाए गए हैं। आए क्या यहां तक समझ में आपको सबके। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताओं में यदि अपन देखें इसके अलावा क्या क्या विशेषता है यहाँ पर, तो इस उद्यान में मुख्य रूप से देखो कौन कौन से कदम के वृक्ष पाए जाते हैं और कौन कौन सी घास पाई जाती है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस उद्यान में एचा घास, कौन सा घास, इस उद्यान में एक तो घास है जिसका नाम क्या है, एचा घास। एचा घास वे कदम वृक्ष, किसके वृक्ष, कदम के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से, एक तो इस उद्यान में एचा घास और दूसरा कदम के वृक्ष मुख्य रूप से इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि देखें अपन यहाँ पर, तो इस पर एक क्या है, बांध बनाया गया है। इस केवलादेव में एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध। क्या नाम है, अजान बांध। इस अजान बांध को इस उद्यान का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा खींची जाती है। क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। अजान बांध को, अजान बांध क्या की जाती है, केवलादेव की जीवन रेखा, केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इसी बांध से पूरे केवलादेव में क्या है, पानी की सप्लाई होती है, जिस कारण से अजान बांध को केवलादेव की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आया क्या समझ में। तो ये प्रमुख हो गया किसके बारे में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में अपन ने पढ़ा। और अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एशिया की क्या है, ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। कौन सा, केवलादेव। यह है एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थल है, पक्षियों की प्रजनन स्थली है। ये लो जी, कौन सा, केवलादेव। तो अपन ने पढ़ा मुख्य रूप से केवलादेव के बारे में कि क्या क्या पढ़ा, देख लो एक बार वापस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे क्या नाम दिया, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी स्थिति कहां पर है, भरतपुर में। कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और 1981 में इसको रामसर साइड में क्या किया गया, घोषित भी किया गया। 1985 में डॉक्टर सलीम अली की क्या प्रयासों से इसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरातल जो सूची है उसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक है, कौन थे, यदि आपको पूछा जाए सलीम अली, तो मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 12 नवंबर को हुआ और इसी तारीख को क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली, यदि आपको पूछा जाए पक्षी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। रामसर साइड अभी अपन ने बताया कि 1981 में। क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जो प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, उनमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, केवलादेव वाला। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से साइबेरियन सारस पाया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है कि साइबेरियन सारस अधिकता में कहाँ पाए जाते हैं या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। आया क्या समझ में यहाँ तक सबके।
अन्य पक्षी में देखें तो रोजर पिस्टल है, बार हेडेड है, स्पैरो हॉक है, कुटस है, ये सभी यही पाए जाते हैं और इसीलिए इसे सर्वाधिक पक्षी यही इसी गाना पक्षी विहार में पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे पक्षियों का स्वर्ग की संज्ञा भी दी गई है। आया क्या समझ में यहाँ पर। और अंतिम हो गया, यहाँ पर एक बांध है जिसे केवलादेव का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा की बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख केवलादेव के बारे में। अगला है जो अपना राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि अपन पढ़ें तो मुख्य रूप से सबसे पहले इसकी स्थिति कहां पर है ये, तो ये है कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में। कहां है ये? कोटा चित्तौड़गढ़ में। ये लो जी, कोटा तथा चित्तौड़गढ़ में। फिर दूसरी बात यह है कि इसे कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो देखो इसे कब घोषित किया गया, मुकुंदरा हिल्स को 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अन्य यदि देखें तो मुख्य रूप से यहां पर क्या प्रसिद्ध है, तो देखो यहां पर एक तोता पाया जाता है जिसका नाम है क्या, गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। यहां का प्रसिद्ध पक्षी कौन सा? गागरोनी तोता है, जो यहाँ का क्या है, प्रसिद्ध पक्षी है। अक्सर पूछा जाता है कि गागरोनी तोता कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। इसी गागरोनी तोते को स्थानीय भाषा में टुईया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इस गागरोनी तोते को कहा जाता है टुईया। और यही आपको पूछा जाए यदि इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आकाश लोचन भी कहा जाता है। आकाश लोचन भी कहा जाता है। किसे? गागरोनी तोते को। देखिए जी, मुख्य रूप से स्थिति कोटा चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया कब? 9 जनवरी 2012 को। यहाँ पर मुख्य रूप से जिस नाम से ये और जिस जगह के कारण से ये प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक गागरोनी तोता पाया जाता है मुकुंदरा हिल्स में, जिसे स्थानीय नाम से टुईया कहा जाता है तथा इसी को ही आकाश लोचन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रमुख अपने हो गए क्या, 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब अपन का अगला है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं प्रमुख, जो राजस्थान के अभ्यारण्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो भी नाम है उनको स्थिति के बारे में अपन जानेंगे। तो अगला टॉपिक है किसके बारे में? जो अपने अभ्यारण्य हैं उनके बारे में। देखिए अभ्यारण्य क्या है साथियों? अभ्यारण्य या इन्हीं को बोला जाता है क्या? इन्हीं को बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से देखें सबसे पहला अभ्यारण्य और जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखो नाम से तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान ना है, केवल क्या है, अभ्यारण्य के रूप में है। नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान रखा गया है, लेकिन ये क्या है, अभ्यारण्य है। आया है क्या समझ में? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्थिति के बारे में। है कहां पे ये? तो मुख्य रूप से ये है जैसलमेर तथा बाड़मेर में। कहां है? जैसलमेर तथा बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर में है। कहां है? जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से इसकी क्या है, स्थिति है, जैसलमेर और बाड़मेर में। अब देखिए इसके बाद में है इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो देखो इसे 4 अगस्त 2000
4 अगस्त 1980 को 4 अगस्त 1980 को क्या कर दिया गया? अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य घोषित किया गया। आया क्या समझ में? कब? 4 अगस्त 1980 को इसे क्या घोषित कर दिया गया? अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य भी माना जाता है। क्या है ये? राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा जो कोई अभयारण्य है तो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य घोषित किया गया। यदि देखें मुख्य रूप से ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? अभयारण्य है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मुख्य रूप से देखो इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इनमें से मुख्य रूप से यदि देखें जैसलमेर में कितना है तथा बाड़मेर में कितना है तो उनके बारे में देखो। जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल कितना है और बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यदि आपको पूछा जाए जैसलमेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में से जैसलमेर में कितना है तो जैसलमेर में है कितना? 1900 वर्ग किलोमीटर। 1900 वर्ग किलोमीटर। और यही पूछा जाए यदि बाड़मेर में तो बाड़मेर में लगभग 1262 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? बाड़मेर में क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। इनमें से जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, क्या विशेषता हो गई? इसे 1980 को मुख्य रूप से किस में घोषित किया गया? अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य भी माना जाता है जो मुख्य रूप से जैसलमेर तथा बाड़मेर में स्थित है। आगे देखिए, आगे पढ़े यदि इसी के बारे में कुछ अन्य विशेषताओं में तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध पाया जाता है जो जिसके लिए प्रसिद्ध है ये अभयारण्य। यहाँ पर गोडावण पाया जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोडावण क्या है? गोडावण पक्षी है, सबको पता है ना। ये गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य है वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान ही है। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इसीलिए इसे गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडावण की शरण स्थली। लिख सकते हैं इसे गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है किसे? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक देखे हैं अपन तो सर्वाधिक गोडावण इसी मरु उद्यान में पाए जाते हैं और इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया? गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। गोडावण के अलावा यदि देखें अपन अन्य पशु कौन कौन से हैं तो अन्य देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? एक तो पाई जाती है लोमड़ी, लोमड़ी है, चिकारा है, चिंकारा, एक पावना, क्या नाम है? पावना सरप है या पीवना सरप है, पीवना के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आप किताबों में गलती से पावना क्या है लिखा गया है। एक कोबरा है, वो भी मुख्यतः यहाँ देखने को मिलता है। पीवना सरप, कोबरा है और एक कौन सा? ये प्रमुख जो है जो कहाँ देखने को मिलते हैं अपन को? राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि देखें, देखो आप थोड़ा सा देखते हैं अपन गोडावण पक्षी के बारे में कि गोडावण पक्षी क्या चीज़ है, अपनी राजस्थान में उसकी क्या भूमिका है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो गोडावण पक्षी, गोडावण पक्षी, गोडावण पक्षी का देखें यदि मुख्य रूप से तो सबसे पहले कि गोडावण पक्षी का जो भी है इसे राजस्थान की दृष्टि से क्या है ये तो देखो इसे 1981 में, कब? 1981 में से राज्य पक्षी घोषित किया गया। क्या किया गया? राज्य पक्षी घोषित किया गया। ठीक है,
राज्य पक्षी घोषित किया गया। यदि इसी का नाम पूछा जाए आपको, क्या अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है, तो मुख्यतः रूप से इस गोडाउन पक्षी का अंग्रेजी नाम क्या है, जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि इसका अंग्रेजी नाम क्या है। तो याद रखना, इस गोडाउन पक्षी का अंग्रेजी नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या इसका अंग्रेजी नाम है। यही इसका यदि आपको पूछा जाए साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है, किसका, गोडाउन का, तो वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी देख लो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो इसका अंग्रेजी का नाम है और वैज्ञानिक में इसे बोला जाता है एरिडोयोसिस नाइग्रिसेप्स। एरिडोयोटिस नाइग्रिसेप्स इस नाम से क्या है, इसे जाना जाता है। आया क्या समझ में। और इसीलिए इसे अन्य नाम से भी, जैसे इसे मारवाड़ में अलग नाम दिया गया है, मारवाड़ में इसे अलग नाम से जाना जाता है और मेवाड़ में भी अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, मारवाड़ में इसे बोला जाता है क्या, मारवाड़ में इसे बोला जाता है हुंकना। क्या बोला जाता है, हुंकना। और इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए मेवाड़ में, तो मेवाड़ में इसे मुख्यतः बोला जाता है क्या, हाड़ौती क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोला जाता है माल मोरडी। क्या बोला जाता है, माल मोरडी। और वो भी कहाँ पर, मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, क्या बोला जाता है, माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही सोने की सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आए क्या समझ में। तो ये प्रमुख कुछ गोडाउन पक्षी के बारे में तथ्य थे। गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया कब, 1981 में मुख्य राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में इसका कुछ अंग्रेजी नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसी वैज्ञानिक नाम क्या है, नाइग्रिसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ में इसे हुंकना के नाम से जाना जाता है तथा जो मुख्य रूप में मेवाड़ या हाड़ौती का क्षेत्र है उसमें माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये देश का सर्वाधिक संकटग्रस्त पक्षी भी है। क्या है, संकटग्रस्त पक्षी भी है। कौन सा, गोडाउन पक्षी। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन देखें कि इसकी संख्या है, संकटग्रस्त पक्षी का मतलब ये हुआ इसकी संख्या तेजी से क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। आएगा सबको समझ में यहाँ तक। चलो देखो, इसके बाद में यदि अपन देखें इस गोडाउन जो पक्षी है मुख्यतः रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा कहाँ कहाँ पर और गोडाउन पक्षी पाए जाते हैं। तो एक तो पाया जाता है कहाँ पर, बारा में। कहाँ पाया जाता है, सोरसेन बारा, नाम सुना होगा आपने, सोरसेन बारा, वहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। एक है दूसरा अजमेर में क्षेत्र है सोखलिया नाम का, वहाँ पर भी ये पक्षी पाया जाता है। तो लिख सकते हो आप, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा गोडाउन पक्षी सोरसेन बारा तथा अजमेर का क्षेत्र है, क्या नाम जिसका, सोरसेन बारा तथा अजमेर का क्षेत्र है सोखलिया। सोखलिया अजमेर में गोडाउन पक्षी भी पाए जाते हैं। आए क्या समझ में यहाँ तक सबके। यही आपको पूछा जाए यदि मुख्यतः रूप से राज्य में इसके संरक्षण के लिए 2 प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यहां लिख रहा हूं, प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसके लिए, गोडाउन के लिए। तो मुख्य रूप से कौन कौन से, तो देखो एक तो है सोरसेन बारा में, कहाँ स्थापित करेंगे, सोरसेन बारा, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान के बाद में यहाँ गोडाउन पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र कहाँ होगा, दूसरा क्षेत्र होगा कहाँ पर, मोखाला। मोखाला, और ये कहाँ पर है, ये है जैसलमेर में। ये 2 क्षेत्र है जहां पर क्या है, इसके प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे या प्रयास चल रही है। आया क्या समझ में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख किसके बारे में, किसके बारे में, गोडाउन पक्षी के बारे में। आया क्या समझ। देख लीजिए एक बार वापस, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। जैसलमेर बाड़मेर में ही ये 4 अगस्त 1980 को इसे इसको अभ्यारण्य में घोषित किया गया और ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मुख्यतः रूप से जैसलमेर में है, कुछ हिस्सा से क्या है, बाढ़ में। और यहीं पर अपन देखा जाए तो यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। क्या है साथियों, आपको पूछा जाए यदि आकलवुड फॉसिल पार्क इस अभ्यारण्य में है, कौन सा है, आकलवुड
वुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है साथियों? वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही है। ठीक है, इसके बाद में से कुछ विशेषताएं के बारे में अपन ने जाना। पहली विशेषता है कि मुख्य रूप से ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही कहा जाता है गोडाउन की क्या शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से पक्षी या फिर पशु पाए जाते हैं? तो अपन ने देखा कि एक लोमड़ी, एक चिंकारा, एक पीयूणा, सर्प, कोबरा, ये यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यही अपन देखें गोडाउन पक्षी के बारे में पढ़ा तो इसे सोन चिड़िया के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। अन्य यदि देखें तो इसे ये क्या है? गोडाउन, ये अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे 1981 में क्या किया गया? घोषित किया गया। आया क्या समझ में? कुछ इसके स्पेशली नाम पढ़े अपन ने। अब देखो इसके बारे में, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बाद में जो अगला अपना अभ्यारण्य है वो है गजनेर अभ्यारण्य। क्या नाम है साथियों? गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। सबसे पहले इसकी स्थिति तो देखो, गजनेर अभ्यारण्य है कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। यह है बीकानेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? दूसरी बात कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बटवड़ पक्षी पाया जाता है। कौन सा? बटबड़ के लिए प्रसिद्ध, के लिए क्या है? प्रसिद्ध। किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो बटवड़ पक्षी के लिए यदि कोई अभ्यारण्य पूछा जाए तो कौन सा है? गजनेर है। और मुख्यतः इसकी स्थिति कहाँ है? बीकानेर में है। और इसी बटवड़ पक्षी को कहा जाता है रेत का तितर। क्या नाम दिया गया है? इसे बोला जाता है रेत का तितर। रेत का तितर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेत का तितर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को बट पक्षी भी कहते हैं। और यदि क्या बोलते हैं? इसे बट पक्षी। और यदि इसका पूछा जाए आपको क्या अंग्रेजी नाम, किसका? बटवड़ पक्षी का, तो देखो अंग्रेजी नाम क्या है? इसे बोला जाता है इंपेरियल सैंडगाउज। इंपेरियल सैंड गाउज कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? इंपेरियल सैंड गाउज। किसका नाम है? तो आप बता सकते हो ये किसका नाम है? बटवड़ पक्षी का नाम है। किसका नाम है? बटवड़ पक्षी का नाम है, जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पर? गजनेर अभ्यारण्य में, जिसकी स्थिति कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है स्थिति? यही गजनेर अभ्यारण्य मुख्य रूप से अपन देखें तो महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने गंगा सरोवर का क्या किया था? निर्माण करवाया था इस क्षेत्र में। ठीक है, आएगा समझ में यहाँ पर। अगला जो अभ्यारण्य है उसका नाम है क्या? ताल छापरा अभ्यारण्य। ताल छापरा अभ्यारण्य। ताल छापरा अभ्यारण्य यदि देखें मुख्य रूप से ताल छापरा अभ्यारण्य की स्थिति तो ये कहां पर है? तो ये है चूरू में। कहां स्थित है? चूरू में। जो राजस्थान का जिला है कौन सा? अपन गर्म जिले के रूप में जाने जाते हैं। कौन सा? चूरू। इस क्षेत्र में ये कौन सा है? ताल छापरा अभ्यारण्य है। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो इसे अभ्यारण्य घोषित कब किया गया? तो इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया कब? 4 अक्टूबर 1962 को। कब? 4 अक्टूबर 1962 को क्या कर दिया गया? अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्या किया गया? अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहां पर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रसिद्ध के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, या अपन बोले तो काले हिरण है, जो मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? ताल छापरा अभ्यारण्य। इसीलिए अपन बोल सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा, क्या है साथियों? एशिया का सबसे बड़ा, इसीलिए अपन इसे बोल सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग स्थल है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य, मृग अभ्यारण्य है। ठीक है, आया क्या समझ में? ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कृष्ण मृग से नाम पता चल रहा है। यहाँ पर कृष्ण मृग या अपन बोले तो क्या? काले हिरण, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए यह अभ्यारण्य क्या है? प्रसिद्ध है।
देखो हर एक अभ्यारण्य का अपन को पढ़ना एक स्थिति, एक वो क्यों प्रसिद्ध है और एक उनका मुख्यतः यदि कोई स्पेशली हो तो उसे कब अभ्यारण्य में घोषित किया गया, इनके बारे में अपन को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। आएगा समझ में। और यही इस क्षेत्र में एक पक्षी भी पाया जाता है जिसका नाम है कुरजा पक्षी। यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? कुरजा पक्षी भी, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो ताल छापरा में कौन सा पक्षी पाया जाता है? एक कुरजा पक्षी। कुरजा पक्षी पाए जाते हैं। देखते हैं कुरजा पक्षी के बारे में क्या चीज है और इसकी कुछ अलग और मुख्यतः रूप से सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं कुरजा पक्षी। तो देखो कुरजा पक्षी का यदि आपको पूछा जाए कुरजा पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो जोधपुर में एक स्थल है जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम क्या है? खिंचन। खिंचन कहाँ है? ये जोधपुर में। सर्वाधिक यदि आपको पूछा जाए कुरजा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं तो खिंचन जोधपुर में सर्वाधिक कुरजा पक्षी पाए जाते हैं। यदि उसके अलावा पूछा जाए तो कौन सा है? ताल छापरा जो अभ्यारण्य है चूरू में, यहाँ पे भी कुरजा पक्षी पाए जाते हैं। आएगा समझ में। यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं? कुरजा पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक खिंचन जोधपुर में। और उसके बाद में यदि दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? ताल छापरा वाला। ये कुरजा पक्षी जो मुख्य रूप से रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से आते हैं। कहाँ से आते हैं? रूस से उड़कर या यूक्रेन से उड़कर या कजाकिस्तान से उड़कर प्रमुख आते हैं। अन्य देखें यदि और कौन कौन से अभ्यारण्य है तो देखो धौलपुर के प्रमुख अभ्यारण्य है, कुछ उनके बारे में देख लो। धौलपुर के प्रमुख अभ्यारण्य में एक का नाम है केसरबाग। ठीक है, एक अभ्यारण्य है वन विहार। वन विहार। एक अभ्यारण्य का नाम है रामसागर। ये प्रमुख तीनों अभ्यारण्य हैं जो कहां पर है? ये तीनों अभ्यारण्य है धौलपुर में। कहाँ है साथियों? तीनों अभ्यारण्य है धौलपुर में। जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनके बारे में अपन पूरा ब्रीफ के साथ पढ़ेंगे और बाकी जो छोटे अभ्यारण्य हैं उनका अपन डायरेक्टली स्थिति जानेंगे कि मुख्यतः रूप से केसरबाग कहाँ है तो धौलपुर में, वन विहार कहाँ है तो धौलपुर में, और इसी प्रकार रामसागर कहाँ है तो धौलपुर में। आया क्या समझ में? यहाँ पर यही आपको पूछा जाए यदि किसके बारे में? वन विहार के बारे में। तो देखो वन विहार के बारे में यदि अपन देखें तो केवलादेव के बाद वन विहार अभ्यारण्य में कौन से पक्षी पाए जाते हैं तो यहाँ पर केवलादेव के बाद जो साइबेरियन सारस है वो यहीं पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव में सर्वाधिक साइबेरियन सारस पाए जाते हैं और उसके बाद में यदि कोई क्षेत्र में पाए जाते हैं तो कौन सा है? वन विहार अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो धौलपुर में है। कहाँ है साथियों? धौलपुर में। आए कि सबके समझ में यहाँ तक? धौलपुर में है। ठीक है, इसीलिए इसे साइबेरियन सारस का दूसरा आश्रय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आगे कुछ और अभ्यारण्य है जिसका नाम है बंदबाड़ा। बंद बारह। देखो मुख्य रूप से सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ है? ये तो ये है बयाना में। और बयाना कहाँ है साथियों? भरतपुर में। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। आएगा समझ में। यहाँ की प्रसिद्धि के रूप में देखें तो मुख्य रूप से देखो यह भी क्या है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं और इसीलिए घना पक्षी विहार से सभी जो पक्षी हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है बंद बेरडा को बोला जाता है किस नाम से? इसे कारण से पक्षियों का घरौंदा भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का घरौंदा। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः रूप से जरखों के लिए प्रसिद्ध है। जरख बहुत पाए जाते हैं। जरखों के लिए प्रसिद्ध जरख 2-3 अभ्यारण्य पाए जाते हैं। उनमें से एक अभ्यारण्य कौन सा है? बनबाड़ा भी है जो मुख्यतः भरतपुर में है। जरखों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, छोटे छोटे अभ्यारण्य हैं, देख लीजिए। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। देखिए जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थिति सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी जरख के लिए प्रसिद्ध है। जरखों के लिए प्रसिद्ध है। आए क्या समझ में आपके? जरखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यतः रूप से धोक वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं?
धोक वन पाए जाते हैं। आया कि समझ धोक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसी जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आया कि समझ। जयपुर में एक और दूसरा है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे है कौन सा, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, वो भी कहाँ पर है, जयपुर में ही है। ठीक है, जिसे जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अगला देखो जयपुर का अभ्यारण्य जिसका नाम है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी है कहाँ पर, स्थिति देखें तो मुख्यतः रूप से ये है कहाँ पर, जयपुर में। इसे कब घोषित किया गया, तो देखो नाहरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना यदि देखें अपन तो 1980 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1980 में इसकी स्थापना हुई। और इसे किसके रूप में प्रसिद्धि मिली है, ये इसे जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके उद्यान के रूप में, इसे जैविक उद्यान के रूप में, उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। आया कि समझ में। जैविक उद्यान के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, कौन से अभ्यारण्य को, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य को। और यहां पर ही प्रथम क्या है साथियों, यहां पर राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर भी खोला गया है। राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर भी खोला गया है। कहाँ पर, नाहरगढ़ में। कहाँ पर साथियों, नाहरगढ़ में। आए कि समझ में, नाहरगढ़। तो ये हो गई प्रमुख नाहरगढ़ तक। इसके बाद में देखिए कुछ और स्पेशली अभ्यारण्य है जिसका नाम है केला देवी अभ्यारण्य। क्या नाम है, केला देवी अभ्यारण्य। तो देखिए केला देवी अभ्यारण्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य की सबसे पहले देखें यदि अपन स्थिति, तो मुख्य रूप से केला देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह है करौली तथा सवाई माधोपुर में। कहाँ है, करौली वे सवाई माधोपुर, माधापुर में इसका विस्तार है। और यदि देखें मुख्य रूप से यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो केला देवी अभ्यारण्य है यहाँ पर अपन बोले तो जो धोक वन है या धोक वृक्ष है, धोक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। धोक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। आए क्या समझ में। यह अपन बोले तो यहाँ पर दो के दोगड़ा के वृक्ष भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर, केला देवी में। कहाँ पाए जाते हैं, केला देवी में। आए क्या समझ में। अगला देखो अभ्यारण्य, छोटे छोटे अभ्यारण्य हैं, जल्दी जल्दी लेके चलेंगे अपन। अगला है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखें तो सबसे पहले इसकी स्थिति, और ये है कहां पर, ये है सवाई माधोपुर में। कहां है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, यही पूछा जाए इसकी कुछ स्पेशली विशेषताएं, तो देखिए सवाई मानसिंह जो मानसिंह अभ्यारण्य है, यहां पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ पाए जाते हैं। कौन से, सवाई मानसिंह जो वन्य जीव अभ्यारण्य है मुख्यतः उस क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा जो अगला अभ्यारण्य है उसका नाम है क्या, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। पूछा जाता है स्थिति इसकी कई बार। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, ये तो ये है बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में है। याद रखना, कोटा में नहीं है, ये कहाँ है, बूंदी में है। और ये मुख्यतः रूप से रणथंभौर के बागों का ये जच्चा घर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रणथंभौर, रणथंभौर के बागों का जच्चागर के नाम से जाना जाता है। जच्चागर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। क्या समझ में। कुछ छोटे छोटे अभ्यारण्य और भी है, उनके बारे में देखते हैं। और एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है,
स्वामी मान सिंह अभ्यारण्य के बाद में रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य, और इसके बाद में जो अगला अभ्यारण्य है ये इसका नाम है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि आपको पूछा जाए कि जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आप बता सकते हो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, कोटा में। कहाँ है साथियों, कोटा में। यही पूछा जाए ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो देखो जवाहर सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये प्रमुख है, एक तो ये जलीय अभ्यारण्य है। कैसा अभ्यारण्य है, जलीय अभ्यारण्य है। कैसा अभ्यारण्य है, जलीय अभ्यारण्य। ये तो एक पहली विशेषता इसकी ये है कि ये जलीय अभ्यारण्य है तथा जलीय जीवों को संरक्षण करने के लिए इस अभ्यारण्य की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। किसकी, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत की थी। ये मुख्य रूप से चंबल तथा जो ये मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर जो घड़ियाल है उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए भी क्या है, इसकी क्या की गई थी, घोषित किया गया था। इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था। देख लीजिए प्रमुख इसके बाद में कौन कौन से हैं। तो इसके बाद में एक है अभ्यारण्य जिसका नाम है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़े अपन तो सबसे पहले इसकी स्थिति, और ये है कहाँ पर, ये है कोटा तथा झालावाड़ में। मुख्यतः फैला हुआ है कोटा तथा झालावाड़ में फैला हुआ है। अन्य देखें यदि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में तो देखें दर्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर गागरोनी तोते के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, गागरोनी तोते के लिए। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी क्या है, गागरोनी तोते पाए जाते हैं। ठीक है। और यदि देखें मुख्य रूप से यहाँ पर एक क्या है, महल है जिसे बोला जाता है अबली मिनी का महल। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ अबली मिनी का महल है। किसका नाम से प्रसिद्ध है, अबली मिनी। अबली मीणों का महल, मीणों या मिनी का महल। यदि पूछा जाए कौन से अभ्यारण्य में है तो आप बता सकते हो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा तथा झालावाड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ पर क्या है, एक अबली मिनी का महल है। ठीक है। एक स्तंभ भी है और इसे स्थानीय भाषा में ओडिया कहते हैं। क्या बोला जाता है इसे, स्थानीय भाषा में ओडिया के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में। अगला देखिए बैसोरगढ़ अभ्यारण्य। क्या नाम है, बैसोरगढ़ अभ्यारण्य। यदि पूछा जाए बैसोरगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पर तो मुख्य रूप से ये कोटा तथा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। जो कोटा कौन सा, रावत भाटा। जो रावत भाटा का क्षेत्र है उसका, कोटा का। और इसके अलावा ये फैला हुआ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ फैला गया है, चित्तौड़गढ़ में। आए क्या समझ में, चित्तौड़गढ़ में ये फैला हुआ है। ठीक है। देखिए यदि बैसोरगढ़ अभ्यारण्य में मुख्य रूप से तो ये अभ्यारण्य घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये है घड़ियाल। घड़ियाल तो नाम सुना होगा, ये है घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध है। हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा, बैसोरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। इसी के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो ये अभ्यारण्य किसके लिए है तो ये अभ्यारण्य भी क्या है, जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः रूप से चंबल तथा बामनी नदी है, जो चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर है। संगम पर स्थित कौन सा, बैसोरगढ़ वाला। कौन सा है, बैसोरगढ़ वाला है। क्या समझ में यहाँ तक। तो ये हो गई प्रमुख बैसोरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसकी स्थिति कहाँ है और इस किस प्रकार ये प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी अपन ने जाना। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए कुछ और अभ्यारण्य बचे हैं अपने, प्रमुख कौन कौन से अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन जो भी अभ्यारण्य आज पढ़े हैं
कुछ अभयारण्य के बारे में अपन ने क्या किया, प्रमुख जो अभयारण्य हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आया समझ में। अब जो बचे अभयारण्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो प्रमुख 13 कंजर्व रिजर्व हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और इस प्रकार अपन जो 33 आखेट निषेध क्षेत्र है उनके बारे में भी अपन जानेंगे। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो अभयारण्य अपन ने पढ़ा, मुख्य देखो अभयारण्य में क्या है, जो प्रमुख अभयारण्य उन्हीं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरा इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, बाकी का जो फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है किताबों में उनका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अक्सर एक तो पक्षी, कौन सा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी स्थिति के लिए, या कौन सी नदी है उसमें, या कौन सा बांध है उसमें, यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के क्या है हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी पर अपन लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अपन को ऑन द स्पॉट मेन द टॉपिक पर चलना है, ना कि पूरी क्या है अपन को ब्रीफ के साथ फालतू की बातें पढ़नी है, क्योंकि पढ़ना वही है जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों।